तो एक सवाल जो आजकल हर जगह है, आज के 18 से 25 साल के युवा अचानक कार्ल मार्क्स की तरफ वापस क्यों देख रहे हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। कॉलेज कैंपस से लेके सोशल मीडिया तक समानता, क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन जैसे शब्द, ये सब क्यों गूंज रहे हैं? और एक पूरी की पूरी जेन जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है? ये सवाल आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है। हम्म। और आज हम जिन सोर्सेज पर बात करने वाले हैं, उनमें इसी सवाल को कई एंगल से देखा गया है। तो ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की साइकोलॉजी, जबरदस्त आर्थिक दबाव और सबसे बढ़कर सोशल मीडिया की भूमिका, इन सब को समझना बहुत जरूरी है। आज हम इन सब पहलुओं तो जोड़कर देखेंगे कि इस झुकाव के पीछे की असल भावनाएं और वजह क्या हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत जेन जी की मानसिक स्थिति से करनी चाहिए। हाँ, ये सही पॉइंट है। मतलब वो किस तरह की दुनिया में बड़े हुए हैं। जो मटेरियल हमने पढ़ा उसमें एक बात साफ थी, इस पीढ़ी ने बचपन से ही बहुत उथल-पुथल देखी है। बिल्कुल। सोचिए, उन्होंने आर्थिक मंदी की कहानियां सुनी, कोविड जैसा बड़ा संकट देखा। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब जाने का डर। हाँ, और जब वो सोशल मीडिया खोलते हैं तो उन्हें दोस्तों की परफेक्ट छुट्टियां और पार्टियां दिखती हैं, जबकि असल जिंदगी में वो स्टूडेंट लोन, बढ़ती महंगाई, नौकरी की अनिश्चितता, इन सब से जूझ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसमें वो जी रहे हैं। और इसका एक मनोवैज्ञानिक असर तो होना ही था। ऐसा लगता है कि उन्हें ये यकीन दिलाया गया है कि अगर तुम मेहनत करोगी तो सफल होगी, लेकिन जमीनी हकीकत उन्हें कुछ और ही दिखा रही है। सही कहा। और यहीं से उनके मन में ये बात घर करने लगती है कि ये जो सिस्टम है वो रिग्ड है, मतलब इसमें पहले से ही धांधली है। ये अन्यायपूर्ण है। हाँ, उन्हें लगता है कि मेहनत का फल मिलेगा ही, यह जरूरी नहीं। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि मिडिल क्लास और गरीब वो बस अपनी जगह पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की भावना है। बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात है। मतलब जब किसी को लगने लगे कि खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है, तो उसका निराश होना तो स्वाभाविक है। हाँ। और इसी निराशा के बीच अगर कोई विचारधारा आकर ये कहे कि रुको, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समस्या इस पूरे सिस्टम में है। ये एक वैलिडेशन जैसा महसूस होता है। अचानक उन्हें लगता है कि किसी ने उनके दर्द को, उनके गुस्से को समझा और उसे एक नाम दे दिया। तो जो इंसान अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहा था, उसे लगता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि लाखों लोगों की है। और बस यहीं से वो उस विचारधारा से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। तो ये कनेक्शन तर्क से ज्यादा भावना का है। और इसी सिलसिले में साम्यवाद या कम्युनिज्म उन्हें ऐसे कौन से सपने या वादे दिखाता है जो इतने आकर्षक लगते हैं? देखिए, सोर्सेस के मुताबिक ये वादे बहुत सरल और शक्तिशाली हैं। पहला, एक ऐसी दुनिया जहां सब बराबर होंगे, कोई ऊंचा नीचा, अमीर गरीब नहीं। ठीक है। दूसरा, कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा, मतलब एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा। और तीसरा, जो सबसे बड़ा वादा है, कि हर किसी को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ये एक आदर्श दुनिया का सपना है, एक यूटोपिया। सुनने में तो ये एक ऐसी दुनिया लगती है जिसमें कोई भी रहना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात जो हमारे सोर्सेज ने उठाई, वो थी एफिशिएंसी बनाम फेयरनेस की बहस। हाँ, और ये जेनजी की सोच को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उनके लिए कोई सिस्टम कितना कुशल है या कितनी तेजी से काम करता है, वो उतना मायने नहीं रखता। उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि वो सिस्टम निष्पक्ष यानी फेयर है या नहीं। उनका सवाल सीधा है, अगर सिस्टम सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही तेजी से काम कर रहा है और बाकी सबके साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो ऐसी एफिशिएंसी किस काम की? तो वो एक कम कुशल लेकिन ज्यादा निष्पक्ष सिस्टम को चुनना पसंद करेंगे। बिल्कुल। और यहीं पर साम्यवाद उन्हें मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक बहुत शक्तिशाली कॉकटेल देता है। इसमें 3 चीजें हैं। पहली, उन्हें एक मॉरल हाई ग्राउंड मिलता है, मतलब मैं सही चीज के लिए, न्याय के लिए लड़ रहा हूं। दूसरी, उन्हें एक पीड़ित की पहचान मिलती है कि मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, ये पूंजीवादी सिस्टम है। और तीसरी चीज? तीसरी और सबसे जरूरी चीज है अपनेपन का एहसास, एक समूह, एक ट्राइब से जुड़ने की भावना कि मैं अकेला नहीं हूं। हाँ, मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे हजारों लाखों और भी हैं। ये भावना उन्हें अकेलेपन और निराशा से लड़ने की ताकत देती है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं रहती, ये उनकी पहचान का, उनके वजूद का हिस्सा बन जाती है। ये तो हुई विचारधारा के आकर्षण की बात। लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो ये कि ये विचारधारा फैल कैसे रही है। हाँ, ये बहुत बदल गया है।
पहले के जमाने में तो मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती थी, घंटों की बहस होती थी। आज तो ये सब पूरी तरह बदल गया है। पूरी तरह से। अब कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल कोई नहीं पढ़ रहा। अब विचारधारा 30 सेकंड की इंस्टाग्राम रील, एक यूट्यूब शॉर्ट या किसी ट्विटर थ्रेड से फैल रही है। जेनजीओ का सीखने का तरीका ही अलग है। वो छोटे, मजेदार और सीधे सीधे समझ आने वाले कंटेंट को पसंद करते हैं। मतलब जटिल आर्थिक सिद्धांतों को मीम्स और हैशटैग में बदल दिया गया है। ईट द रिच या कैपिटलिज्म इज द वायरस। एकदम सही। ये नारे बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। उनके लिए सप्लाई डिमांड के ग्राफ या जीडीपी के आंकड़े बोरिंग हो सकते हैं। लेकिन एक हीरो की कहानी, हाँ, एक हीरो की कहानी जो जालिम सिस्टम से लड़ता है और गरीबों को न्याय दिलाता है, वो बहुत रोमांचक लगती है। सोशल मीडिया ने इन विचारों को न सिर्फ तेजी से फैलाया है, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा सरल और आकर्षक बना दिया है। ये एक तरह का वैचारिक फास्ट फूड है। और ये ऑनलाइन गुस्सा और ऊर्जा सिर्फ ऑनलाइन नहीं रह रही है ना? हम देख रहे हैं कि ये सड़कों पर भी उतर रही है। बिल्कुल। आजकल युवाओं के विरोध प्रदर्शन बहुत आम हो गए हैं और सोर्सेज बताते हैं कि इसके पीछे भी सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक गहरी साइकोलॉजी काम कर रही है। हाँ, जब युवाओं को लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, उनका भविष्य खतरे में है और पूरा सिस्टम सिर्फ अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए बना है, तो विरोध प्रदर्शन उनके लिए एक आउटलेट बन जाता है। एक मकसद मिल जाता है। हाँ, ये उन्हें 3 चीजें देता है। पहला, एक मकसद। उन्हें लगता है कि वो खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। दूसरा, एक समूह की पहचान जो उनके अकेलेपन को कम करती है। और तीसरा, शायद अपनी भड़ास निकालने का एक मौका, एक तरह का इमोशनल रिलीज। बिल्कुल, ये तीसरा पॉइंट सबसे अहम है। कई बार जो उग्र आंदोलन या दंगे होते हैं, वो सिर्फ किसी विचारधारा की वजह से नहीं होते, तो फिर बल्कि वो सालों से दबे हुए गुस्से, नाउमीदी का एक विस्फोट होते हैं। ये उस भावना का नतीजा है कि बस अब बहुत हो गया। सोर्सेज में और बहुत दिलचस्प बात थी, युवा मस्तिष्क के विकास की भूमिका। ये न्यूरोसाइंस वाला एंगल मुझे काफी चौंकाने वाला लगा। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक 18 से 25 साल की उम्र में हमारा दिमाग, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फैसले लेने और जोखिम को कंट्रोल करता है, हाँ, वो अभी भी विकसित हो रहा होता है। इसे ऐसे समझिए कि इस उम्र में आपके पास एक स्पोर्ट्स कार का पावरफुल एक्सेलरेटर तो होता है, लेकिन उसके ब्रेक अभी भी पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब जोश ज्यादा है और होश थोड़ा कम। ठीक यही। इस उम्र में आदर्शवाद, यानी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की इच्छा अपने चरम पर होती है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है और सोच काफी हद तक ब्लैक एंड व्हाइट होती है। या तो कोई चीज पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत। बीच का रास्ता, वो जो ग्रे एरिया होता है, वो उन्हें कम समझ आता है। और इसी वजह से क्रांति जैसा आइडिया उन्हें बहुत रोमांचक लगता है, जबकि धीरे धीरे सुधार या स्थिरता जैसे शब्द बहुत बोरिंग लगते हैं। एकदम। उन्हें लगता है कि इस सड़े गले सिस्टम को धीरे धीरे ठीक करने का कोई फायदा नहीं, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र समाधान है। ये उनकी उम्र और उनके दिमाग की बनावट का भी एक हिस्सा है, जो उन्हें बड़े और क्रांतिकारी विचारों की ओर खींचता है। तो ये जो पहचान की तलाश है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हमारे सोर्सेज में आइडेंटिटी क्राइसिस का भी जिक्र था। आज के समय में इसका क्या मतलब है? देखिए, पहले किसी इंसान की पहचान उसके धर्म, उसकी जाति, उसके परिवार या उसके शहर से जुड़ी होती थी। ये पहचान के मजबूत स्तंभ थे। बिल्कुल। आज के युवा इन पारंपरिक चीजों से दूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ करियर भी अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा कि एक नौकरी मिली और 30 साल तक वही करनी है। तो जब पहचान के ये पारंपरिक स्रोत कमजोर पड़ जाते हैं, तो एक खालीपन पैदा होता है। और उस खालीपन को भरने के लिए वो एक नई राजनीतिक पहचान खोजते हैं। हाँ, और साम्यवाद जैसी विचारधाराएं उन्हें एक बनी बनाई मजबूत पहचान देती हैं। मैं कौन हूं, इस सवाल का उन्हें एक साफ जवाब मिलता है। और वो जवाब क्या है? मैं एक शोषित वर्ग का हिस्सा हूं और मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं। ये पहचान उनके जीवन को एक मकसद देती है, एक मायने देती है, जो शायद उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा। एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब सिर्फ किसी एक देश जैसे अमेरिका या यूरोप में हो रहा है, या ये ग्लोबल ट्रेंड है? नहीं, मटेरियल ये साफ करता है कि ये एक वैश्विक बेचैनी है। इसमें नेपाल जैसे देशों का भी उदाहरण दिया गया है, जहां बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी नीतियों के खिलाफ युवाओं के आंदोलनों में भागीदारी लगातार बढ़ी है। तो कारण अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, हर जगह के स्थानीय कारण अलग अलग हो सकते हैं। कहीं भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, तो कहीं सामाजिक असमानता, पर जो मूल भावना है, वो कोर इमोशन, हर जगह एक ही है। और वो भावना क्या है? वो भावना है, हम एक बेहतर भविष्य के हकदार हैं और मौजूदा सिस्टम हमें वो भविष्य नहीं दे रहा है।
ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है जो आज दुनिया भर के युवाओं को एक दूसरे से जोड़ रही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? युवा साम्यवाद की ओर क्यों खींच रहे हैं? वे इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि ये आदर्शवादी लगता है, ये नैतिक रूप से सही होने का एहसास देता है और ये एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है। ये उनकी सारी मुश्किलों का एक सरल समाधान पेश करता है। लेकिन असली चुनौती और असली बहस वहां से शुरू होती है जहां युवा अक्सर रुककर सोचते नहीं। और वो क्या है? वो सवाल ये है कि क्या ये विचारधारा जमीनी हकीकत में काम करती है? क्या इतिहास हमें ये नहीं बताता कि जब भी इस यूटोपिया को बनाने की कोशिश की गई तो नतीजा तानाशाही और आर्थिक बर्बादी ही निकला? क्या उत्पादकता के बिना समानता संभव है? बिल्कुल। क्या प्रोडक्टिविटी के बिना सिर्फ समानता बांटना संभव है? क्या आप सिर्फ सबको बराबर बांटकर समृद्धि ला सकते हैं? ये वो गहरे सवाल हैं जिन पर अक्सर जोशीली बहसों में ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस पूरी चर्चा से हम ये समझ सकते हैं कि जेन ज़ी इसलिए उग्र या आंदोलनकारी नहीं है कि वो स्वभाव से हिंसक है, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज्यादा निराश है। उसे लग रहा है कि उसे कोई सुन नहीं रहा और उसका भविष्य पूरे तरह से असुरक्षित है। बिल्कुल। और उस निराशा के अंधेरे में साम्यवाद उन्हें उम्मीद की एक किरण, अपनेपन का एहसास और जीने का एक मकसद देता है। ये उनकी राजनीतिक जरूरत से ज्यादा उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करता है। और यहीं पर ये चर्चा एक बहुत अहम सवाल खड़ा करती है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। हाँ, और वो सवाल है, क्या हमें सिर्फ सिस्टम को बदलने की बात करनी चाहिए या पहले मानसिकता को बदलने की जरूरत है? क्या सारी समस्या सिर्फ बाहर सिस्टम में है या हमारी उम्मीदों, हमारे काम करने की आदतों और हमारी जिम्मेदारियों में भी कुछ बदलाव की जरूरत है? इस गहरी सोच के साथ हम इस चर्चा को हमारे सोर्सेस के ही एक अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं जो इस पूरी बहस को एक नई दिशा देता है। और वो विचार है, युवा ऊर्जा अगर सही दिशा में लगे तो समाज बदलता है और अगर सिर्फ गुस्से में लगे तो समाज जलता है। इसलिए आखिरी सवाल विचारधारा का नहीं बल्कि समझ का है।